हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं MCS 201 का जून 2024 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसका नाम है प्रोग्रामिंग इन सी एंड पाइथन। ये आप लोगों का इग्नू BCA न्यू का सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और साथ में PGDCA न्यू में भी ये सब्जेक्ट है आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या बोल रहा है, ड्रॉ फ्लो चार्ट एंड राइट एल्गोरिदम टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। ठीक है, ये आप लोगों का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोग को फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम लिखना है किसी भी नंबर का हम लोग जब फैक्टोरियल निकालते हैं उसका। ठीक है, अच्छा किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर मतलब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 5 का फैक्टोरियल निकालो तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कर देंगे हम लोग 5 फैक्टोरियल निकालने के लिए। समझे, यानी कि जिसका निकालना है उसको लेके अंत 1 तक कर दो। समझे, तो अगर 5 फैक्टोरियल बोलूँगा तो 5 × 4 × 3 × 2 1 करेंगे, इसका क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलता हूँ 3 का फैक्टोरियल निकालो तो क्या हो जाएगा 3 × 2 × 1। ठीक है, यानी कि क्या हो गया 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा हम लोग का, है ना, 3 दूनी 6। तो इस तरह से हो गया, तो फैक्टोरियल यही हो गया। अच्छा मैं इसका आपको पूरा एल्गोरिदम बताने से पहले बता देता हूँ कि ये जो MCS 201 है ये आप लोगों का 100 मार्क्स का पेपर होता है और इसका पासिंग मार्क्स होता है 40। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टेप 1 स्टार्ट कर दो, है ना, कोई भी एल्गोरिदम लिखते हैं स्टेप 1 तो भाई हम लोग का यही रहता है, स्टार्ट कर दो। उसका बाद स्टेप 2 रीड अ नंबर n। ठीक है, अब देखिए हम लोग को जिस वैल्यू का फैक्टोरियल हम लोग किसी नंबर का निकालेंगे ना तो वो वाला नंबर को हम लोग रीड कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, टेक इनपुट n, है ना, या फिर इनपुट n, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो, या फिर नॉर्मल लिख सकते हो रीड n, है ना, या फिर रीड नंबर। तो ये एल्गोरिदम का एग्जैक्टली ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है, अब चलिए स्टेप 3 क्या करेंगे, इनिशियलाइज वेरिएबल्स। अब हम लोग वेरिएबल्स बना लेंगे जो जो हम लोग को जरूरत पड़ेगा इस फैक्टोरियल को फाइंड करने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, एक आई और एक फैक्ट। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं आई को 1 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, यानी कि अभी आई हम लोग का 1 है और एक फैक्ट है, फैक्ट को भी मैंने 1 को इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, यानी कि फैक्ट का वैल्यू भी अभी 1 है। अब देखिए स्टेप 4 आ गए। अब क्या करेंगे हम लोग लूप चलाएंगे। तो इफ i इज लेस देन इक्वल टू n गो टू स्टेप 5 अदरवाइज गो टू स्टेप 8। ठीक है, यानी कि अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए लूप चलाएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को मान लीजिए हम लोग 5 का फैक्टोरियल निकालना चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का नंबर n में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या चेक करेंगे स्टेप 4 में, क्या जो i जो है वो लेस देन n है, तो हम लोग स्टार्टिंग में i को क्या रखे हैं 1 रखे हैं, है ना। तो क्या 1 जो है वो लेस देन n है, n हम लोग का 5 है, तो 1 इज लेस देन 5, यस, है ना। तो क्या करो गो टू स्टेप 5। तो हम लोग स्टेप 5 में आ गए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट कर दो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो हम लोग ने फैक्ट वेरिएबल बनाया है उसमें कैलकुलेशन करेंगे, फैक्ट इंटू आई कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में भी हम लोग को फैक्ट क्या है 1 है, तो 1 इंटू आई का वैल्यू क्या है, तो वो भी 1 है, तो 1 इंटू 1 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टेप 6 में आएंगे, क्या करो इंक्रीमेंट द आई बाई 1। अब क्या करेंगे हम लोग आई को 1 से बढ़ा देंगे, है ना, मैंने बोला था ना लूप चला रहे हैं हम लोग यहाँ पे स्टेप 4 में, तब हम लोग आई को 1 बढ़ा देंगे। तो अब क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 हो गया, तो यानी कि अभी आई 1 था, अब क्या हो गया 1 + 1 2 हो गया, यानी कि आई 1 आगे बढ़ गया, आई 2 हो गया। एंड गो टू स्टेप 4, और इसके बाद हम लोग वापस से स्टेप 4 में आ जाएंगे। फिर चेक करेंगे इफ आई इज लेस देन n, तो हाँ क्या आई जो है अभी हम लोग का आई क्या है 2 है, तो क्या 2 जो है लेस देन 5 है, यस है। तो फिर क्या करो गो टू स्टेप 5, है ना। फिर स्टेप 5 में आएंगे और कैलकुलेट कर देंगे क्या, तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। तो अभी हम लोग का फैक्ट क्या था 1 था, है ना, जब 1 इंटू 1 किए थे तो 1 हो गया था। तो अब क्या करेंगे 1 है हम लोग का फैक्ट, ठीक है, और इंटू आई क्या है, आई अभी हम लोग का बढ़ के 2 हो गया था, तो 1 इंटू 2 क्या हो गया 2 हो गया, है ना, यानी कि अब हम लोग का फैक्ट में क्या आ गया 2 वैल्यू आ गया। इसी तरह से फिर आगे हो जाएगा इंक्रीमेंट आई बाई 1, यानी कि अब आई क्या हो गया 3 हो गया, है ना, अभी 2 था तो 2 + 1 3 हो गया। उसके बाद फिर से स्टेप 4 में गए, चेक किए क्या जो आई जो है लेस देन n है, तो अभी हम लोग का 2 है, 2 जो है लेस देन n है, हाँ है। फिर क्या करो सॉरी 3 हो गया ना, माफ़ कीजिएगा, आई अभी हम लोग का और 2 से 3 हो गया, है ना। तो क्या जो 3 है लेस देन 5 है, हाँ है। तो फिर से स्टेप 5 में आओ, क्या करो फैक्ट इंटू आई कर दो। तो फैक्ट अभी हम लोग का क्या था 2 था, है ना, तो फैक्ट हो गया 2, और आई क्या है, आई हम लोग का बढ़ के अभी 3 हो चुका है, तो 2 इंटू 3 क्या हो गया 6 हो गया, है ना। फिर इसी तरह से आई फिर से आगे बढ़ेगा, आई हो गया 4, क्या जो 4 है वो लेस देन n है, हाँ है, n हम लोग का 5 था, है ना। फिर से वही करो फैक्ट इंटू आई कर दो। तो फैक्ट में अभी हम लोग का क्या था 2 इंटू 3 6 था ना,
तो अब क्या हो गया, फैक्ट हम लोग का क्या हो चुका है, तो फैक्ट हो गया हम लोगों का 6, तो 6 इंटू आई क्या है, आई हम लोग का 4 हो चुका था, तो 6 इंटू 4 क्या हो गया 24 हो गया, है ना। फिर इंक्रीमेंट आई कर दो, तो आई को हम लोग फिर से बढ़ा दिए, तो आई हो गया हम लोग का 5, है ना। और फैक्ट में अभी हम लोग का 24 हो चुका है, 6 गुने 4 24 हो चुका है, तो फैक्ट में 24 आ गया है, और आई हम लोग का 5 हो चुका है। फिर चेक होगा क्या, आई जो है वो लेस देन इक्वल टू एन है, तो आई हम लोग का 5 है, तो क्या 5 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, इक्वल टू है ना, बराबर तो है, तो यस अभी भी कंडीशन सही है। तो गो टू स्टेप 5, फिर से स्टेप 5 में आओ, कैलकुलेट करो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, तो फैक्ट अभी हम लोग का क्या था 24 था, तो 24 इंटू आई क्या है 5 है, तो 24 इंटू आई क्या हो जाएगा, मतलब 5 क्या हो जाएगा 120, है ना, 24 गुने 5 120 होता है, तो ये हो गया। अब देखिए इंक्रीमेंट आई बाई 1, फिर से आई को बढ़ा देंगे, यानी कि अब क्या हो गया आई 6 हो गया हम लोग का। फिर से चेक करेंगे 4 पे आगे, इफ 6 इज लेस देन एन, एन हम लोग का क्या था 5 है था, तो क्या जो 6 जो है वो क्या 5 से छोटा है, नहीं है, है ना। तो यहाँ पे क्या अगर ये है तो गो टू स्टेप 5, अदरवाइज अगर ऐसा मतलब ये फॉल्स हुआ तो अदरवाइज क्या हो जाएगा गो टू स्टेप 8, यानी कि अब हम लोग डायरेक्ट स्टेप 8 में आ जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग का क्या है, तो स्टेप 8 में हम लोग का सॉरी यहाँ पे नहीं स्टेप 7 होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे स्टेप 7 लिख दीजिएगा आप लोग, मैं यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ, यहाँ पे स्टेप 7 होगा, ठीक है। तो गो टू स्टेप 7, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्रिंट फैक्ट, यानी कि हम लोग फैक्ट को प्रिंट करवा देंगे, समझे। तो फैक्ट में हम लोग का वही वैल्यू हो चुका है 120 है, तो 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, तो हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया फैक्ट को, और फिर स्टेप 8 स्टॉप, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखे पूरा फैक्टोरियल का मैंने आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल के साथ समझा दिया पूरा ये एल्गोरिथम, ठीक है। फ्लो चार्ट भी ऐसा ही होता है, नॉर्मल फ्लो चार्ट मैंने स्टार्ट किया, है ना, फिर मैंने एक वैल्यू रीड किया, जो जो वो लिखा हो ना इसमें वही सब चीज़ यहाँ पे बताऊँ, रीड एन, है ना। फ्लो चार्ट का आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होगा कि स्टार्ट ऐसे करते हैं, है ना, कोई वैल्यू को रीड करने के लिए ये वाला शेप में लिखते हैं पैरेललोग्राम में, है ना, यहाँ पे फिर इसको रेक्टेंगल में लिखते हैं, तो ये सब आपको पता होगा। वेरिएबल्स बना रहे तो आई इज इक्वल टू 1, फैक्ट इज इक्वल टू 1, वो ले लिए, है ना, वही सब चीज़ है, देखिए जो जो चीज़ यहाँ पर आया वही सब चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखिए आगे कंडीशन चेक करेंगे, क्या जो कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग डायमंड शेप में करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं इज आई इज लेस देन इक्वल टू एन, वही वाला बात है ना, यहाँ पे जो कर रहे हैं। तो अगर ये जो आई जो है वो अगर लेस देन एन है तो क्या करो, यस है तो यहाँ पे आ जाओ, तो यस है तो क्या करो फैक्ट में फैक्ट इंटू आई कर दो, है ना, वही चीज़। अगर आई लेस देन एन है तो गो टू स्टेप 5, स्टेप 5 में क्या कर रहे हैं फैक्ट इंटू आई कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज़ के, तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई कर दो, है ना। और उसके बाद फिर क्या करो इंक्रीमेंट आई बाई 1, तो यहाँ पे भी देखिए वही कर रहे हैं आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, समझे। फिर यही करेंगे, उसके बाद क्या करो गो टू स्टेप 4, तो यहाँ से भी देखिए हम लोग इसको आई को बढ़ा के फिर से उसी लूप में ले आओ, है ना। फिर चेक करेंगे क्या आई जो है वो लेस देन एन है, अगर है तो फिर से वही फैक्ट में आई को मल्टीप्लाई कर दो, फिर आई को 1 बढ़ाओ, फिर उसी को चेक करो, है ना। तो ये कंडीशन तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोग का एन आई जो है वो एन से छोटा होगा, है ना। अगर मान लीजिए फॉल्स हो जाता है, यानी कि जैसे जब देखे थे ना आई हम लोग का बढ़ के 6 हो गया था और हम लोग का एन 5 ही था, तो वो तो छोटा हो गया था, तो फिर अगर ऐसा होता है जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो अगर ऐसा नहीं है तो इधर नो पे आ जाओ, और यहाँ पे हम लोग क्या करो फैक्ट को प्रिंट कर दो, समझे, और फिर स्टॉप। तो इस तरह से हम लोग का देखें फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम दोनों हम लोगों ने देख लिया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, ये जो MCS 201 है ना, ये आप लोगों का MCS 11 की ही तरह क्वेश्चन पेपर है, इसका भी समझे। इसमें पाइथन के बारे में भी पढ़ाया गया है, लेकिन सी में जो ये सब जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, मैंने ऑलरेडी MCS 011 में ये सब चीज़ को पढ़ाया था, ठीक है। आप लोग जो BCA न्यू वाले हो, इससे पहले BCA होता था, तो BCA के सेकेंड सेमेस्टर में MCS 11 होता था, जो आप लोगों का भी ये MCS 201 हो गया है। तो अगर आपको एकदम ऐसे थोड़ा सा मन से पढ़ना है ना, थोड़ा टाइम देके पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हो ना कि MCS 11 का मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो जितने भी सी वाले क्वेश्चन होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, तो वो आपको एक अच्छा हेल्प कर जाएगा और आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ पाओगे, समझे। ये सब क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी बताया, ये एल्गोरिथम लिखने वाला ना, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ MCS 11 में। तो अगर आप टाइम देके पढ़ना चाहते हो तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बी नंबर क्वेश्चन, राइट रिकर्सिव एंड आइटरेटिव कोड इन सी टू फाइंड सम ऑफ नंबर फ्रॉम 0 to n वेयर n इज द नंबर ऑफ एंटर्ड बाय द यूजर, ठीक है। ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, बोल रहा है हम लोग को रिकर्सिव और आइटरेटिव दोनों कोड लिखने बोल रहा है, सी में लिखने बोल रहा है, जिसमें हम लोग को क्या करना है, सम फाइंड करना है, सम ऑफ नंबर फ्रॉम 0 to n, है ना।
यानी कि मान लीजिए यूज़र कोई नंबर देगा हम लोग को उसका सम फाइंड करना है। मान लीजिए अगर वो 5 देता है तो हम लोग को वहाँ से 0 से स्टार्ट करना है ना। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो इस तरह से हम लोग को उसका पूरा सम फाइंड करना है। समझे। अगर मान लीजिए जो यूज़र n जो दिया है वो n3 है, तो क्या हो जाएगा 0 + 1 + 2 + 3। तो इस तरह से हम लोग का जो भी सम होगा वो फाइंड करना है हम लोग को। और इसका हम लोगों को क्या करना है, रिकर्सिव और आइटरेटिव दोनों लिखना है। तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए आइटरेटिव कोड है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ ना, इस कोड को आप लोगों को मैं ऑनलाइन कंपाइलर में बताता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। हम लोग कोड रन भी करेंगे, आउटपुट भी दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। अभी ये सेमी कोड है, मैं यहाँ से देखिए कॉपी किया। अब मैं बस कंपाइलर पे, ऑनलाइन कंपाइलर पे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये एक ऑनलाइन कंपाइलर है। आप नॉर्मल सर्च करोगे सी कंपाइलर तो आपको ये आ जाएगा, आप रन करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेम कोड को मैंने पेस्ट कर दिया है। तो देखिए सी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो ये आप लोग का हेडर फाइल होता है, ये सब आपको पता ही होगा, ठीक है, बेसिक बात है ये। तो हैश इंक्लूड क्या है, studio.h, ठीक है, ये होता है हेडर फाइल सी का। नॉर्मल है, कोई भी कोड अगर आप सी का लिखते हो तो ये आप दोगे ही, समझे। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अब आ गए हम लोग इंट मेन में, है ना। इंट मेन में आए, अब हम लोग को क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या बोला है कि भाई जो नंबर यूज़र देगा n उतना तक का सम निकालना है। तो यूज़र कोई वेरिएबल बनाएंगे उसके लिए ना, यूज़र जहाँ पे नंबर देगा, तो इसलिए हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे इंट n नाम का, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है n नाम का वेरिएबल बना चाहिए, तो n नाम का मैंने एक वेरिएबल बना दिया है। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया n नाम का वेरिएबल। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंटफ। आपको पता है इसी का ये बेसिक बातें हैं, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रिंटफ क्या होता है, स्कैनअप क्या होता है, वेरिएबल्स कैसे होते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए, है ना। तो प्रिंटफ एंटर अ नंबर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यूज़र को एक ये दिखाएंगे कि भाई नंबर दो, आप कौन सा नंबर का आपको सम चाहिए, है ना, कितना नंबर तक का। तो यहाँ पे वो लिखाएगा एंटर द नंबर। फिर यूज़र जो भी एंटर करेगा उसको मैं स्कैनअप करके अपने इस n में जो वेरिएबल बनाया हूँ n नाम का, उसमें स्टोर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए %d कॉमा एंड n, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए n जो है हम लोग का क्या है, वो इंटीजर टाइप है। तो कोई भी इंटीजर मतलब जिसमें हम लोग 1 2 3 4 5 वैल्यू डाल सकते हैं, समझे। तो जब हम लोग स्कैनअप करेंगे तो इसमें हम लोग %d का यूज़ करेंगे, क्योंकि इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए %d का यूज़ होता है, समझे। तो और यहाँ /n मतलब कि जो भी वैल्यू यूज़र डाल रहा है ना वो इस n वाले मेमोरी पे भेज दो, ठीक है। यानी कि आप टेक्निकली क्या हो गया, अगर मान लीजिए यूज़र n 5 करता है पुट यहाँ पे, तो वो n का वैल्यू हो गया 5, समझे। तो यहाँ से हम लोगों ने ये कर लिया। अब क्या करेंगे, आइटरेटिव सम कैलकुलेशन। हम लोग को आइटरेटिव और रिकर्सिव दोनों बोला है, तो पहले आइटरेटिव देख लेते हैं। तो आइटरेटिव में क्या होता है, अच्छा आइटरेटिव और रिकर्सिव क्या होता है। तो आइटरेटिव मतलब नॉर्मल सिंपल। अगर मान लीजिए आपको मैं बोलता हूँ ए से बी पे जाओ और आप वो सीढ़ी चढ़ के जाना है, तो 1 2 3 4 5 ऐसा करके आपको चढ़ के जाना है। तो आइटरेटिव मतलब सिंपल, आप ए से शुरू किए, फिर 1 पे गए, फिर 2 पे गए, फिर 3 पे गए, फिर 4 पे गए, और फिर आप बी पे पहुँच गए, समझे, इस तरह से। और रिकर्सिव होता है उसमें आप पैतरा कर सकते हो सकता है कि आप 1 से छलांग मारने का आपके पास कोई ऑप्शन होता है, आप 1 से 3 पे पहुंच सकते हो, या फिर हो सकता है आपको 3 से वापस नीचे आना पड़े 2 से, और आप 2 से डायरेक्ट 5 पे जा सकते हो। तो रिकर्सिव मतलब थोड़ा पैतरा करना होता है, और आइटरेटिव मतलब सिंपल, समझे। तो यहाँ पे आइटरेटिव मतलब क्या आ जाएगा, आइटरेटिव सम कैलकुलेशन। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक सम नाम का वेरिएबल बना ले रहा हूँ, ठीक है। तो इंट सम इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मैंने अभी स्टार्टिंग में सम को 0 कर दिया है, ठीक है। अब जो भी मैं सम करते जाऊँगा ना उसको मैं इस सम में स्टोर कर लूँगा, समझे, और फिर फाइनल में सम दिखा दूंगा। तो अब देखिए हम लोग को क्या करना है। अब यहाँ पे एग्जांपल में समझिए कि मेरे को मान लीजिए n इसने 5 दे दिया है, तब मेरे को क्या काम करना है यहाँ पे, है ना, इसको ये कमेंट करना होता है ना। तो अगर मान लीजिए n 5 दे दिया है तो मैं उसको क्या करूँगा, पहले 0 करूँगा ऐड, है ना, 0 फिर 1, इस तरह से, है ना, सबको ऐड करना होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाएं। तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। यानी कि हम लोग i को 0 से शुरू कर रहे हैं, n तक लेके जा रहे हैं, मतलब जो भी नंबर वो यूज़र दिया है वहाँ तक लेके जाओ, और i को प्लस प्लस करते जाओ। इसके अंदर क्या करो, तो ये जो हम लोग सम नाम का वेरिएबल बना है, सम में क्या करो, सम प्लस इज इक्वल टू i, यानी कि क्या करो, सम में i का वैल्यू को ऐड कर दो, है ना। तो ये कर देंगे, तो ऐड ईच नंबर टू सम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, i हम लोग का स्टार्टिंग में 0 है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n को छोटा कर देता हूँ, मैं 3 कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा आपको लेंथी ना लगे, ठीक है।
तो आई हम लोग का 0 है, तो सम क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस इज इक्वल टू आई। तो आई हम लोग का है 0 और सम क्या है स्टार्टिंग में 0, तो अभी क्या हो जाएगा 0 प्लस 0, तो 0 ही हो गया, यानी कि सम में हम लोग का 0 आ गया है। ठीक है। अच्छा अब ये देखिए प्लस इक्वल टू आपको पता होगा, इसको ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये सम प्लस आई करने को आप ऐसे लिख सकते थे, आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है। तो सम क्या होगा, सम में आई को ऐड कर दो, तो ये हो गया 0 प्लस 0, तो वो हो गया 0। फिर देखिए लूप आगे बढ़ेगा, आई प्लस प्लस हो गया, यानी कि आई का वैल्यू 1 हो गया। फिर चेक होगा क्या 1 जो है वो लेस देन 3 है, तो हाँ 3 है, एन हम लोग 3 माने हैं तो है। तो फिर क्या करो, सम में आई का वैल्यू को ऐड कर दो, तो सम अभी हम लोग का 0 था और 0 प्लस अभी आई 1 हो चुका है, तो 0 प्लस 1 क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। तो यानी कि अब हम लोग का सम का वैल्यू में 1 आ गया है। फिर आई आगे बढ़ेगा, आई हो गया हम लोग का 2, तो क्या जो 2 जो है वो लेस देन एन है, तो हाँ है ना, क्योंकि एन तो 3 है, तो क्या हो गया, हाँ है। तो फिर से वही क्या करो, सम में सम प्लस आई कर दो, तो अभी हम लोग का सम क्या था, अभी आगे बढ़ के सम हम लोग का 1 था ना, अब क्या हो गया सम सम प्लस आई, आई हम लोग का अभी क्या 2 था, तो 1 प्लस 2 क्या हो गया 3 हो गया, है ना। तो सम में हम लोग का 3 का वैल्यू आ गया। फिर आई हम लोग का आगे बढ़ेगा, तो आई अभी हम लोग का 2 था, तो 2 प्लस एक आगे बढ़ गया तो 3 हो गया। अब क्या होगा, क्या फिर से चेक होगा क्या जो 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ है। तो फिर से क्या करो, सम में सम इज इक्वल टू आई कर दो, तो सम हम लोग का अभी क्या था 3 था, 3 प्लस आई हम लोग का क्या था, आई भी हम लोग का अभी 3 हो गया है, तो 3 प्लस 3 क्या हो गया 6 हो गया, है ना। तो ये 6 हो गया। फिर देखिए आगे बढ़ेगा, आई हम लोग का फिर से आगे बढ़ा, फिर आई हम लोग का 4 हो गया है। फिर चेक होगा क्या आई जो है वो लेस देन एन है, तो आई हम लोग का 4, एन हम लोग का 3 माने थे, तो ये कंडीशन हो गया फॉल्स, है ना। जो 4 जो है वो 3 से छोटा नहीं है, तो यानी कि हम लोग का ये लूप आप खत्म हो गया और हम लोग का देखिए सम में हम लोग का वैल्यू भी आ गया, यानी कि सम हम लोग का क्या होता है 6 होता है। अगर हम लोग ऐड करें 3 तक करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि 1 प्लस 2 3 हो गया और 3 प्लस 3 6 हो गया, तो एन का वैल्यू हम लोग का 6 ही आता सम का वैल्यू। तो देखिए हम लोगों ने सही निकाल दिया। बस लास्ट में क्या कर दो, प्रिंट एफ कर दो, है ना। सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 टू परसेंटेज डी इज, है ना। यहाँ से आप इसको ऐसे समझिए कि क्या है, नंबर फ्रॉम 0 टू परसेंटेज डी इज क्या हो गया परसेंटेज डी कॉमा एन कॉमा सम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए कॉमा के बाद जो ये एन है ये आप लोगों का ये पहला परसेंटेज डी के लिए यूज़ होगा, और इसके बाद ये जो सम है ये आप लोग का यहाँ पे इस परसेंटेज डी पे यूज़ होगा। ठीक है। तो इसको कैसे होगा, सम ऑफ नंबर फ्रॉम 0 टू परसेंटेज डी, यानी कि एन, तो एन हम लोग का क्या था 3, तो सम ऑफ नंबर फ्रॉम 0 टू 3 इज, और यहाँ पे इस परसेंटेज डी में ये वाला सम का वैल्यू आ जाएगा, तो सम का वैल्यू क्या निकला है 6 निकला है, समझे। और ये सब जो क्या है ये हम लोग का कमेंट है, तो ये कमेंट आपके सुविधा के लिए होता है, आप इसको लिखो ना लिखो आपके ऊपर है, समझे। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है एंटर अ नंबर, एंड मैं नंबर मान लेते हैं 3 दे देता हूँ। अब मैंने जैसे 3 दिया एंटर किया तो देखिए सम ऑफ नंबर फ्रॉम 0 टू 3 इज 6, है ना, यही 6 निकाले थे। अब मान लीजिए मैं फिर से रन करता हूँ, है ना, फिर से बोलता है एंटर अ नंबर, मैं यहाँ पे मान लीजिए 5 दे देता हूँ, तो सम ऑफ नंबर 0 टू 5 क्या हो गया 15 हो गया, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा वैल्यू निकाल दिया। तो ये हो गया आप लोगों का नॉर्मल सा आइटरेटिव कोड। अब देखिए इसी का रिकर्सिव भी बोलता है लिखने के लिए, तो रिकर्सिव में चलिए मैं इसको भी यहाँ पे कॉपी करके आपको वहाँ पे समझाता हूँ। तो यहाँ देखिए फिर से मैंने रिकर्सिव कोड को भी कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, फिर से वही #studio.h आपको पता है। अब देखिए इसमें भी हम लोग पहले मेन से शुरू करेंगे, है ना, कोड हमेशा मेन से ही रीड करता है। तो मेन पे आगे वही एंटर एन ले लिए, एंटर नंबर वो कर दिए, वही सब चीज़ है, सेम चीज़ लिखा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक सम, फिर से वही सम नाम का वेरिएबल बना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग आप आइटरेटिव में देखे थे मैंने सम इज इक्वल टू 0 किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे मैंने सम इज इक्वल टू ये क्या लिखा है रिकर्सिव सम और फिर एन। इसका मतलब क्या है, तो देखिए ये जो है ना हम लोग का ये मैंने एक फंक्शन बना है रिकर्सिव सम नाम का, समझे, और इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर डाला है, मतलब एक वैल्यू डाला है एन का, यानी कि रिकर्सिव सम ये वाला आप जैसे ही इंट सम भी आया ये रिकर्सिव सम मैंने जैसे फंक्शन कॉल किया है, अब हम लोग का कोड क्या है जो कंपाइलर जो है ये वाला फंक्शन को ढूंढेगा। तो देखिए ये वाला फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया है, समझे। तो यहाँ पे देखिए इंट रिकर्सिव सम, है ना, ये इंट मेरा फंक्शन का टाइप है, यानी कि इसमें भी इंटीजर वैल्यू आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये हो गया रिकर्सिव सम। इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डाला है इंट एन नाम का, ठीक है। एन वही होगा जो यूजर देगा, जैसे हम लोग अभी 1 टू मतलब 3 दे रहे थे ना, तो वो यूजर जो एन
देगा वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिकर्सिव सम में ये वैल्यू ले लिए n, है ना। अब देखिए रिकर्सिव में हम लोग चेक करेंगे, इफ n इज इक्वल टू 0, अगर हम लोग का n जो है 0 होता है, ठीक है, तो क्या करो, रिटर्न 0 कर दो, क्योंकि मान लीजिए जब यूजर 0 डाल देगा तो 0 का सम क्या ही होगा, तो 0 का सम तो 0 ही होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न 0 कर देंगे यहाँ से। ये हो गया हम लोग का बेस केस, समझे, रिकर्सिव में। अच्छा, रिकर्सिव का नॉर्मल मतलब समझिए, कोई फंक्शन, समझे, कोई फंक्शन खुद के अंदर कॉल करता है तो उसे रिकर्सिव कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ये बिगनर्स के लिए नहीं होता, ये थोड़ा सा आपको नॉलेज होगा तो आप ये रिकर्सन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। लेकिन नॉर्मल समझिए, एक फंक्शन खुद को ही कॉल कर लेता है खुद के अंदर, तो वो होता है रिकर्सन, समझे। तो यहाँ पर हम लोग एन अगर 0 होता है तो रिटर्न 0 कर दो, ये हम लोग का बेस क्लास बन गया। अब क्या करो, इसके बाहर रिटर्न n प्लस रिकर्सिव सम n माइनस 1, समझे। तो यहाँ पे देखिए क्या करो, रिटर्न n कर दो प्लस, यहाँ पे देखिए मैंने वही ये जो मैंने फंक्शन बनाया है इसी को मैंने यहाँ पे वापस से कॉल कर दिया है, और इसके अंदर मैंने वेरिएबल क्या डाला है, मतलब पैरामीटर क्या है, n माइनस 1 है, यानी कि ये जो n था यहाँ पे, अब क्या करो उसको n माइनस 1 कर दो, ठीक है। तो अब इसको ऐसे समझिए, वही एग्जाम्पल समझते हैं कि n 3 है हम लोग का, तो 3 है, तो क्या n जो है वो इज इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो हम लोगों ने इस इफ के अंदर नहीं आया, समझे। अब यहाँ से क्या होगा, रिटर्न पे आ गए, रिटर्न क्या करो, n प्लस रिकर्सिव सम n माइनस 1। तो अभी हम लोग का स्टार्टिंग में n क्या है, स्टार्टिंग में n हम लोग ने 3 लिया था ना, तो स्टार्टिंग में हम लोग का यहाँ पे n क्या है, 3 है, तो 3 प्लस, अब फिर से रिकर्सिव सम माइनस, मतलब n माइनस 1 हो गया, तो रिकर्सिव सम n क्या है, 3 था, 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2 हो गया, यानी कि हम लोग का रिकर्सिव सम वाला फंक्शन फिर से कॉल हो जाएगा, और अब हम लोग का इसके अंदर पैरामीटर क्या रहेगा, तो 2 रहेगा, है ना, 3 माइनस 1 हो गया 2। तो यहाँ पे समझिए फिर से यहाँ पे अब n की जगह पे 2 आ गया, फिर से चेक होगा क्या n जो है वो 0 है, नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, रिटर्न कर दो n प्लस रिकर्सिव सम, है ना। तो यहाँ पे अब अभी हम लोग का n क्या है, तो अभी n हम लोगों का 3, ठीक है, मतलब 3 था, उसके बाद यहाँ पे ये प्लस 2 हो गया था, है ना, तो वो हो गया था 5, तो ये हो गया 5, तो 5 प्लस रिकर्सिव सम क्या है, फिर से रिकर्सिव सम में क्या करूँ, 2 माइनस 1 कर दो, अभी हम लोग का n क्या था, 2 था ना, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1 हो गया, तो हम यानी कि 1 के लिए फंक्शन कॉल हो जाएगा, यानी कि अब n का वैल्यू क्या है, 1 हो चुका है, ठीक है। तो फिर चेक होगा क्या n जो है वो 0 है, नहीं है, तो फिर से हम लोग का इस इफ के अंदर नहीं जाएंगे और यहाँ पे रिटर्न करेंगे, तो रिटर्न क्या करेंगे, n प्लस, तो n अभी हम लोग का क्या था, 5 हो चुका था, है ना, 3 प्लस 2 5 हो चुका था, तो अब यहाँ पे क्या है, 5 प्लस रिकर्सिव सम क्या है, n माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ से क्या रिटर्न होता, 1 होता है ना, तो 5 प्लस 1 क्या हो गया, 6 हो गया, फिर हम यहाँ पे क्या होगा, n हम लोग का 1 था, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, यानी कि अब हम लोग का फिर से ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और फिर अब n की जगह पे 0 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब चेक होगा क्या जो n है वो इज इक्वल टू 0 है, तो हाँ n हम लोग का अब 0 हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग का ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न 0 हो जाएगा, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा रिकर्सिव सम निकाल दिया, और यहाँ से हम लोगों ने फिर जब मैं रिटर्न करूँगा इस चीज़ को, तो यहाँ से हम लोग का रिटर्न हो जाएगा क्या, 6 रिटर्न हो चुका होगा, 5 प्लस 1 मैंने कर दिया था, तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा रिटर्न कर दिया 6 वैल्यू को, और उसके बाद फिर एंड में हम लोग का जब ये कंडीशन चेक हो गया कि n 0 हो चुका है, तो हम लोग का कोड रुक जाएगा, समझे। तो ये हो गया हम लोग का रिकर्सिव पूरा, है ना, रिकर्सिव सम वाला। अब ये मेरा फंक्शन का नाम है, आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, रिकर्सिव सम की जगह कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। और ये अगर आपको थोड़ा सा समझने में मुश्किल हुआ है तो कोई बात नहीं, आप और जब प्रीवियस में करवाऊंगा मैं, तो रिकर्सन वाले क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको सॉर्ट हो जाएगा ये सब चीज़ें, आप इसको नॉर्मल अभी समझ लीजिए, ये थोड़ा बिगिनर्स फ्रेंडली नहीं है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप ये कर सकते हो, वरना थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अब जब हम लोग इंट सम किए तो यहाँ से रिकर्सिव सम में हम लोग n का वैल्यू डाले, वहीं 3 डाले होंगे, तो यहाँ पे अपना ये वाला पूरा फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद यहाँ से हम लोग को जो वैल्यू रिटर्न होना चाहिए था वो रिटर्न हो गया, यानी कि वो 6 रिटर्न हो गया, और वो हम लोग का ये सम वाले वेरिएबल में आ गया, ठीक है। तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, प्रिंट सम ऑफ नंबर फ्रॉम 0 to n, वही वाली बात, 0 to n 0 to 3 इज वही सेम चीज़ जो हम लोग आइटरेटिव में देखे थे। अब देखिए मैं इसको फिर से रन करता हूँ, है ना, तो यहाँ पे देखिए एंटर द नंबर, मैं 5 डालता हूँ, तो यहाँ देखिए फिर से वही 0 to 5 क्या होता है, 15 होता है, तो वही हो गया रिकर्सिव सम और आइटरेटिव सम वाला, समझे। तो आशा करता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी।
तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर लैम्डा फंक्शंस, डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ लैम्डा फंक्शन, राइट लैम्डा फंक्शन इन पाइथन टू कैलकुलेट क्यूब ऑफ अ नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। ठीक है, ये भी हम लोग का 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ ये क्या है, पूछ रहा है लैम्डा फंक्शन क्या होता है, उसका यूटिलिटी बताओ, और एक लैम्डा फंक्शन लिखो पाइथन में जिसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड करेंगे। ठीक है, क्यूब आपको पता है, स्क्वायर क्यूब, तो वो फाइंड करेंगे हम लोग, समझे। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए, लैम्डा फंक्शंस ऑल्सो नोन एज एनोनिमस फंक्शन आर स्मॉल सिंगल एक्सप्रेशन फंक्शन इन पाइथन। ठीक है, दे आर डिफाइंड यूजिंग द लैम्डा कीवर्ड एंड कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बट कैन ओनली हैव वन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देखिए लैम्डा फंक्शन क्या होता है, इसको आप एनोनिमस फंक्शन भी कहा जाता है, जो कि छोटा होता है और सिंगल एक्सप्रेशन वाला फंक्शन होता है, यानी कि छोटा फंक्शन जिसमें हम लोग को ज़्यादा काम ना करना हो, एक ही लाइन का कोड हो, तो उसको हम लोग लैम्डा फंक्शन बोलते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, ये क्या होता है कि इसको हम लोग लैम्डा कीवर्ड से, है ना, मतलब जिस भी फंक्शन का अगर लैम्डा लगा देते हैं वो हम लोग का लैम्डा फंक्शन बन जाता है। और ये हम लोग कितना भी इसके अंदर आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं, है ना, यानी कि वही कितने भी तरह का हम लोग इसमें काम करवा सकते हैं, लेकिन इसका जो आउटपुट होगा वो एक ही होगा, समझे, वो एक ही एक्सप्रेशन में जाएगा आप लोगों का आउटपुट। इसका सिंटेक्स क्या होता है, तो देखिए सिंटेक्स होता है लैम्डा, हम लोगों ने लैम्डा लिखा, उसके बाद यहाँ इसके अंदर आर्ग्यूमेंट डालेंगे, जो भी हम लोग को आर्ग्यूमेंट डालना है, उसके बाद ये कोलन, और फिर उसके बाद एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन हम लोग को लिखना है। अभी हम लोग एग्जांपल में देखेंगे, आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, अब देखिए यूटिलिटी ऑफ लैम्डा फंक्शन, ये क्या होता है, तो कॉन्साइज सिंटेक्स, है ना, दे अलाउ यू टू राइट फंक्शन इन अ सिंगल लाइन विच इज आइडियल फॉर शॉर्ट ऑपरेशन। ठीक है, तो उसका सिंटेक्स जो होता है वो बहुत कॉन्साइज होता है, एकदम नॉर्मल, सिंपल, और एकदम एग्जैक्टली जो आपको काम करना है वो। ठीक है, तो राइट फंक्शन इन अ सिंगल लाइन, बोला था सिंगल लाइन का फंक्शन होता है, जो कि हम लोग का शॉर्ट ऑपरेशन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, उसके बाद होता है ईज ऑफ यूज, है ना, तो लैम्डा फंक्शन आर कॉमनली यूज्ड विथ हायर ऑर्डर फंक्शन लाइक मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। तो हम लोग का इसको लैम्डा फंक्शन को आप इजी यूज भी कर पाते हो, है ना, अगर मान लीजिए कोई हायर ऑर्डर फंक्शन होता है लाइक मैप हो गया, फिल्टर हो गया, रिड्यूस हो गया, ये सब चीज़ में हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एनोनिमस फंक्शन, तो यू डोंट हैव टू नेम देम विच मेक्स देम परफेक्ट फॉर वन टाइम यूज। तो अब ये जो फंक्शन होता है ना, हमको ज़रूरी नहीं है कि इसका नाम देना होगा। जैसे कि ये सब जो हम लोग बना रहे थे, ये जो हम लोगों ने रिकर्सिव सम वाला देखा, तो इस फंक्शन का मेरे को नाम देना पड़ा। इसका कोड भी देखिए 3-4 लाइन का है ना। तो लैम्डा में क्या होता है कि हमको भाई इसका नाम नहीं देना होता है, एक लाइन का कोड ही होता है भाई, तो हमको ज़रूरी नहीं है कि मैं नाम दूँ इसका, मैं इसको बिना नाम दिए हुए भी यूज़ कर सकता हूँ, मेरे को आराम से वन टाइम यूज़ के लिए परफेक्ट होता है ये चीज़, समझे। तो ये हो गया। उसके बाद आता है इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी, तो दे रिड्यूस द क्लटर व्हेन राइटिंग सिंपल ऑपरेशन इन लाइन। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम लोग का रीडेबिलिटी भी कोड का बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग को पता रहता है कि हाँ भाई ये एक फंक्शन बनाया हूँ, इस फंक्शन का काम है सम करना, तो ये सम करके दे दे रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कोड को रीड करना भी ईजी हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब हम लोग को ये जो लैम्डा फंक्शन बोल रहा है जिसमें हम लोग को क्यूब फाइंड करना है किसी भी नंबर का, वो करते हैं। तो लैम्डा फंक्शन टू कैलकुलेट क्यूब, अब देखिए पाइथन में बोल रहा है हम लोग को करने के लिए। तो आप लोग अगर बिल्कुल ही नहीं पूरा MCS मतलब पाइथन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तो एक काम कीजिए, नॉर्मल यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पे सर्च कर दीजिए पाइथन बेसिक, ठीक है, या फिर पाइथन फॉर बिगनर्स। आपको 1 घंटे का वीडियो मिलेगा, है ना, 20-25 मिनट का वीडियो मिलेगा, वो आप देख लीजिए। ठीक है, यानी कि आप बेसिक ओवरव्यू ले लीजिए कि अच्छा पाइथन में वेरिएबल्स कैसे लिखते हैं, जैसे सी में आप लोग को पता होता होगा बहुत लोगों को, है ना, तो पाइथन में कैसे वेरिएबल्स बनाते हैं, कैसे सम होता है, स्ट्रिंग कैसे लेते हैं, है ना, प्रिंट कैसे करते हैं, स्कैन कैसे करते हैं किसी भी नंबर को, है ना, इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे दिखाते हैं, वो सब चीज़ आप बेसिक जान लोगे और ये आपको आराम से 1 घंटे का वीडियो में आपको 20-25 मिनट में ही पता चल जाएगा। ठीक है, कोई लंबा चीज़ नहीं होता है आपको पढ़ने के लिए, तो आप उतना देख लीजिए, उसके बाद ये कर सकते हो। अगर आपको नहीं भी देखना है तो भी चलेगा, बस हाँ वो चीज़ मन में ध्यान में जरूर रखिएगा कि मुझे नहीं पता है, तो मैं आपको जैसे बोलूँगा आप उसी को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो वो आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्यों फाइंड करना है, तो देखिए ये जो है ना हम लोग का, ये हो गया हम लोग का कमेंट। जैसे हम लोग सी में कमेंट देते हैं, वो स्लैश डाल के हम लोग पाइथन में कमेंट देने के लिए हैश का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हैश लैम्डा फंक्शन टू कैलकुलेट द क्यूब, हमें इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग का कमेंट होता है, ये मैं आपकी सुविधा के लिए लिखा हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं आपको एग्जाम में ये चीज़ को लिखना है, समझ गए, तो ये चीज़ आप इग्नोर कर सकते हो। तो लैम्डा फंक्शन टू कैलकुलेट द क्यूब, मैंने यहाँ पे देखिए एक क्यूब नाम का वेरिएबल बनाया है,
देखिए जैसे सी में हम लोग को क्यूब कर देना होता है ना, इंट क्यूब है ना, या इंट ABC ऐसे करके, तो हम लोग को पाइथन में वैसा जरूरत नहीं होता है। पाइथन में हम लोग नॉर्मल नाम लिखेंगे क्यूब। अब इसके अंदर हम लोग जो भी करेंगे ना उसके हिसाब से पाइथन का जो कंपाइलर है वो खुद ही समझ जाएगा कि इसके अंदर इंटीजर है या फिर स्ट्रिंग है, वो खुद ही समझ जाएगा। समझे, पाइथन बहुत ईजी होता है समझना। तो ये मैंने क्यूब नाम का एक वेरिएबल बना दिया जिसके अंदर मैंने एक लेमडा फंक्शन बनाया है। आपको पता है देखिए लेमडा फंक्शन में क्या आता है, लेमडा नाम लिख दो, सिंटेक्स हम लोग देखे हैं क्या हुआ, सिंटेक्स हो गया लेमडा, तो मैंने लेमडा दे दिया। उसके बाद आर्गूमेंट, जो जिस चीज़ पे हम लोग काम करवाना चाहते हैं, तो आर्गूमेंट क्या है मेरा, एक्स है। हम लोग को नंबर का क्यूब निकालना है तो मैंने एक्स ले दिया है नंबर को, ठीक है, तो वो हो गया एक्स। उसके बाद कॉलन, तो कॉलन दे दिए, और फिर एक्सप्रेशन, तो हम लोग को क्या काम करवाना है इसमें, तो मेरे को ये जो एक्स है ना इसका मेरे को क्यूब फाइंड करना है। तो एक्स का क्यूब मतलब क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू मल्टीप्लाई 3, समझे। तो इस तरह से हम लोग का क्यूब फाइंड हो जाएगा। ये होता है पाइथन में क्यूब निकालने का फॉर्मूला, समझे। तो आप ये कर सकते हो, क्या करना है, एक्स पे क्या करो, मल्टीप्लाई 3, समझे। तो इस तरह से हम लोग का एक्स का क्यूब फाइंड हो जाएगा। ये पाइथन का लिखने का तरीका होगा, समझे। आप देखिए इनपुट फ्रॉम यूजर, ये हम लोग का फिर से कमेंट है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या है, इनपुट फ्रॉम यूजर, मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ। तो मैं एक देखिए नम नाम का फिर से वेरिएबल बनाया हूँ। इसमें भी देख रहे हैं मेरे को कुछ लिखने का जरूरत नहीं हो रहा है, इंट नम या ये सब कुछ भी नहीं, नॉर्मल मैंने नम नाम का वेरिएबल बना लिया। आप नम की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, नंबर, एन, कुछ भी आपका मन, ABC, कुछ भी, समझे। ये वेरिएबल का नाम है मेरा। तो नम हो गया, नम इज इक्वल टू, देखिए क्या है, इंट। इसके अंदर यहाँ पे देखिए ये जो है ना, पहले इस पे ध्यान दीजिए, इतना दूर क्या है ये, तो इनपुट कर लो, क्या कर लो, एंटर अ नंबर। यूजर को मैं दिखाऊंगा एंटर अ नंबर, है ना, तो वो हम लोग इसको यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे यूजर जो भी नंबर देगा वो हम लोग का पहले ये जो है ना इनपुट, ये जो इनपुट फंक्शन होता है, ये जो इनपुट टाइप होता है, ये हम लोग का स्ट्रिंग में वैल्यू को लेता है। तो यहाँ पे मान लीजिए यूजर एंटर द नंबर, यूजर बोलता है कि हमको 2 का क्यूब निकालना है, तो अगर वो 2 लिखता है ना तो 2 हम लोग का स्ट्रिंग में जाएगा, है ना। तो वो इनपुट जो है वो उसको स्ट्रिंग में कैच करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो क्या रहे, इंटीजर में आ जाए, ठीक है। तो वो जो 2 है वो स्ट्रिंग ना रहे, वो इंटीजर आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पे देखिए इस पूरे इनपुट को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और यहाँ पे मैंने इंट लिख दिया है, ताकि यहाँ से जो भी यूजर नंबर डाले वो हम लोग का इंटीजर टाइप में आ जाए, समझे। तो इस तरह से हम लोग का नम का वैल्यू में क्या जाएगा, इंटीजर वाला 2 जाएगा। तो ये हो गया, है ना। यहाँ से हम लोगों ने यूजर से वैल्यू ले लिया। अब हम लोग कैलकुलेट द क्यूब फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैंने क्या किया है, ये जो क्यूब वाला जो फंक्शन है ना, जिसके अंदर मैंने लेमडा फंक्शन का यूज़ किया है, वो क्यूब के अंदर स्टोर किया हो ना, तो क्यूब वाला फंक्शन कॉल कर दिया हो और उसके अंदर मैंने नम का वैल्यू डाल दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्यूब वाला फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर नम का वैल्यू डाला। तब यहाँ से देखिए जब मैंने ये वाला लाइन आएगा तो यहाँ पे हम लोग का कोड इस जगह पे जाएगा, क्यूब पे जाएगा, फिर लेमडा पे आया, यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है, तो नम है। तो नम, यहाँ पे नम हम लोग का मान लीजिए 3 है, मतलब 2 है ना। तो यहाँ पे लेमडा एक्स की जगह पे 2 चला जाएगा टेक्निकली, यहाँ पे नम है, वही चीज़ यहाँ पे आके एक्स हो गया है, तो लेमडा 2 हो गया। तो 2 का क्या कर दो, तो 2 इंटू 3 कर दो, है ना, यानी कि 2 का पावर 3 कर दो। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से वैल्यू हम लोग का क्या रिटर्न होगा, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 8 हो गया, है ना। तो क्यूब के अंदर आ जाएगा हम लोग का 8। तो यहाँ से देखिए ये अब जब फंक्शन जो है वो हम मेरे को 8 रिटर्न करके देगा, जो कि हम लोग का रिजल्ट के अंदर आ जाएगा, समझे। तो बस लास्ट में हम लोग ये रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर से आउटपुट द क्यूब ऑफ द नंबर, यहाँ से देखिए हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, नॉर्मल प्रिंट करने का, है ना। यही इसलिए मैं बोला था कि आप बेसिक जान लो। तो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए देखिए वहाँ पे हम लोग प्रिंट एफ लिख रहे थे, यहाँ पे नॉर्मल प्रिंट लिखेंगे, समझे। मैंने प्रिंट लिख दिया, उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे एफ लिखा है, उसके लिए ब्रैकेट के अंदर मैं लिखा हूँ, है ना। इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, द क्यूब ऑफ नम इज रिजल्ट, समझे। और इस नम को मैंने यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इस ब्रैकेट के अंदर, समझे ये, और रिजल्ट को भी मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है। तो यहाँ से क्या होगा, चलिए मैंने इस कोड को आपको एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ और मैं आपको कंपाइलर में रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने वही कोड को कॉपी कर लिया है और मैं इसको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने कोड को रन किया, ये वाला प्रिंट हुआ एंटर नंबर, है ना। यहाँ से मान लीजिए मैं नंबर दे देता हूँ 2। तो जब मैंने 2 दिया तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, द क्यूब ऑफ 2 इज 8, है ना। यहाँ से देखिए आउटपुट हम लोग का प्रिंट हुआ, प्रिंटर मतलब प्रिंट, और यहाँ पे देख द क्यूब ऑफ, अब देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने नम, ये वाला नम को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है। तो अब ये क्या है,
अगर मैं इस एफ को हटा देता हूँ, आपको मैं एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, प्रिंट को भी करने का दो तरीका होता है। अगर मैं इस एफ को हटा देता हूँ, अब मैं फिर रन करता हूँ, है ना, तो चलिए मैं फिर से यहाँ पे 2 दे देता हूँ, एक काम करते हैं 1 देते, तो यहाँ पे देखिए ये एज इट इज़ प्रिंट हो गया, समझे। तो इस प्रिंट के अंदर ये ब्रैकेट के अंदर मैंने जो जो लिखा था वो एज इट इज़ हम लोग का प्रिंट हो गया है। लेकिन मेरे को क्या करना है कि ये क्यूब ऑफ नम, इस नम की जगह पे मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, जो मैंने यूज़र ने मेरे को नम दिया था ना वो वाला चाहिए, लाइक द क्यूब ऑफ 1 इज, उसके बाद फिर रिजल्ट के अंदर मेरे को रिजल्ट में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना है ना। तो अगर मेरे को ऐसा करना है ना, तो मेरे को यहाँ पे सिंपल क्या करना होगा, ये प्रिंट करने से पहले यहाँ पे एफ लगा देना हो। तो इससे क्या हो गया हम लोग का एफ, मतलब ये जो स्ट्रिंग आ रहा है ना, ये जो स्ट्रिंग आ रहा है ये हम लोग का एकदम फंक्शनल हो जाए, या फिर एफ का मतलब हो गया इस तरह से, आप ऐसे समझिए कि, सेकंड माफ कीजिएगा, हाँ यहाँ पे मैं अगर मैं 2 डालता हूँ तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया, द क्यूब ऑफ नम की जगह पे आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे द क्यूब ऑफ 2 इज, और रिजल्ट की जगह पे आ गया 8। तो ये एक तरीका होता है प्रिंट करने का। और देखिए मैंने दूसरा तरीका भी यहाँ पे लिख दिया, जहाँ पे मान लीजिए कोई ये फंक्शन यूज़ नहीं करना है, ये एफ का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, फॉर्मेट नहीं करना है आपको प्रिंट के अंदर का वैल्यू को, है ना। ये एफ मतलब क्या हो गया, फॉर्मेटेड, है ना। तो वो नहीं करना है, तो आप नॉर्मल ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा, जो चीज़ आपको एज इट इज़ प्रिंट करवाना है उसके अंदर आपको उसको इसके अंदर लिखना होगा, है ना, कोटेशन मार्क के अंदर लिखना होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ देखिए क्यूब ऑफ को मैंने कोटेशन मार्क के अंदर लिखा है, और फिर मैं नम का वैल्यू को एग्जैक्टली प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए इसलिए मैंने कॉमा नम कर दिया है ताकि नम का वैल्यू एज इट इज़ आए। और फिर मैंने इज को एज इट इज़ प्रिंट करवाना है, तो मैंने इज को यहाँ पे लिख दिया है। और फिर यहाँ पे रिजल्ट का वैल्यू को मेरे को ये जो कोड रिटर्न कर रहा है वो लिखना है, तो इसलिए मैंने रिजल्ट का वैल्यू को नॉर्मल में लिखा है। तो आप इस तरह से भी प्रिंट करवा सकते हो, है ना, या फिर इस तरह से भी करवा सकते हो। ये करवाने में, ये थोड़ा लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे अच्छा है कि आप नॉर्मल ऐसे लिख दो, है ना, कोटेशन के अंदर ही लिखो सब कुछ, अब बस उसको यहाँ पे एफ लगा दो ताकि ये फॉर्मेट होके आपको एक अच्छा सॉल्यूशन दे दे, समझे। तो आप इसको हटा सकते हो। तो इस तरह से आप लोग का वैल्यू पूरा काम करता है ये लैम्डा वाला, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का ए, बी और सी बता दिया है, ठीक है। मैं आगे भी सारा वीडियो इसका सॉल्यूशन लेके आ जाऊँगा, और मैं इसी तरह से आपको बाकी सब्जेक्ट का भी MCS 202, MCS 203, 204, 205, है ना, FEC 02 सबका सॉल्यूशन करवा दूंगा इस चैनल पे। मैं यहाँ पे आपको BCS से रिलेटेड सारा कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के एंड में एक छोटा सा वीडियो है, ठीक है। तो आप ये वीडियो खत्म हो गया है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, वो आपको एकदम डिस्क्रिप्शन के एकदम लास्ट में वो वीडियो मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और आपसे जिस तरह का भी सपोर्ट हो पाएगा ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।